तो आज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गुड मॉर्निंग सर। देखो, पिछली क्लास में गुड हमने मॉर्निंग सर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा है पिछले क्लास में। ठीक है ना, कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, पिछले क्लास में हमने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या पढ़ा था। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था, हमारे पास सिलेबस में हमारा डिटेल में नहीं है। तो मैंने जस्ट बताया था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको जो है ना ही आपको क्लच लीवर की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको जो है गियर लगाने के लिए लीवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये जो है आपकी स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिक इसमें अरेंजमेंट होते हैं। और इसका जो मेन जो इसके जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है और टॉर्क का लॉस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है मूव होने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ। एंड स्मूथ गियर शिफ्टिंग होता है वहां पर। ठीक है ना, स्मूथ गियर शिफ्टिंग होता है और रैपिड आपको रिस्पांस मिलता है तुरंत। ठीक है ना, ये कुछ उसके एडवांटेजेस रहे। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये आपको इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रांसमिशन फ्लूइड। ठीक है ना, आपको जो है एक बहुत अच्छा इसमें फ्लूइड इस्तेमाल करना होगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। ठीक है ना, एंड इट इज एक्सपेंसिव होता है ये काफी ज्यादा, इसलिए ये स्पोर्ट्स कार या काफी लग्जरियस कारों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, एंड इट इज हैवियर देन कन्वेंशनल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, हैवियर होता है। ठीक है ना, एंड इट हैज मच हायर रेट ऑफ फेलियर ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको हम पहले भी कर चुके हैं। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ओवरड्राइव। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ओवरड्राइव। ठीक है, ओवरड्राइव का मीनिंग क्या है इसको हम समझते हैं। ओवरड्राइव क्या होता है, देखिए, जब हमको क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमें, जैसे कि हम अगर लग्जरियस कारों की बात करें जो काफी महंगी होती है, ठीक है ना, जो स्पोर्ट्स कार होते हैं इनको काफी ज्यादा हाई स्पीड में रन करना होता है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको रन करना होता है। और मान के चलिए कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये हमारा जो व्हीकल रन करेगा तो इंजन को भी उतने ही स्पीड से रन करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इंजन अगर उतने स्पीड से रन करता है तो जाहिर सी बात है कि इंजन पे काफी ज्यादा लोड होगा। ठीक है ना, और फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होगा, इंजन पे वियर एंड टियर होने की भी चांसेस है और इंजन की लाइफ भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारी व्हीकल काफी ज्यादा स्पीड से चले, लेकिन हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना दे कि हमारा व्हीकल की स्पीड तो ज्यादा हो लेकिन इंजन की स्पीड उसके कंपैरिजन में कम हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमने जो एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस किया है विच इज कॉल्ड ओवरड्राइव। ये ओवरड्राइव वही काम करता है। ये क्या करता है कि ये जो है आपका इंजन की स्पीड कम होगी लेकिन ये आउटपुट में आपको ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करके देता है। ठीक है ना, इंजन की स्पीड मान लीजिए कि 100 आरपीएम है। ठीक है ना, तो आपको आउटपुट में कितना मिलेगा, 130 आरपीएम, 30% एक्स्ट्रा आपको स्पीड मिलेगा। और ये 30% जो एक्स्ट्रा जो ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कराने का जो काम करता है वो काम होता है ओवरड्राइव का। ठीक है ना, अपन धीरे से इसको समझते हैं कि ओवरड्राइव एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है ना, कैसे ये वर्क करता है हम इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो ओवरड्राइव देखो, इसके जो पॉइंट्स हैं, दिस डिवाइस हेल्प्स प्रोपेलर शाफ्ट टू रोटेट फास्टर देन द इंजन इन ट्रांसमिशन। ठीक है ना, देखो, जो आपका जो ओवरड्राइव होता है, ये जो डिवाइस होता है इसको हम अटैच करते हैं बिटवीन गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है ना, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच हम इसको अटैच करते हैं। तो गियर बॉक्स जो है वो अपने एक नॉर्मल स्पीड से घूम रहा होगा जो भी आपने गियर अटैच किया है, लेकिन
बीच में हमने प्रोपेलर शाफ्ट और गियर बॉक्स के बीच में हमने लगा दिया हमारा ओवरड्राइव। तो मान लीजिए कि गियर बॉक्स 100 आरपीएम से घूम रहा है, तो अभी तक क्या होता था कि जिस स्पीड से गियर बॉक्स रोटेट होता था उसी स्पीड से प्रोपेलर शाफ्ट रोटेट होता था। मतलब 100 अगर गियर बॉक्स में है तो 100 आरपीएम से प्रोपेलर शाफ्ट रोटेट होगा। अब हमने लगा दिया बीच में हमारा ओवरड्राइव डिवाइस, तो ये क्या करेगा, 30% स्पीड को ये बढ़ा देगा। तो अब हमको प्रोपेलर शाफ्ट में 130 आरपीएम की स्पीड मिलेगी, 130 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और हमारा रिक्वायरमेंट तो ठीक है, देखो हमने इंजन को कम स्पीड से रोटेट कराया लेकिन आउटपुट में हमको ज्यादा स्पीड मिला, तो ऑटोमेटिकली इंजन की लाइफ बढ़ गई, इंजन पे लोड कम हुआ, फ्यूल की इकोनॉमी हमको मिल गई, वहां पर वियर एंड टियर भी हमारा कम हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो तो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। ओवरड्राइव हेल्प्स टू प्रोपेलर शाफ्ट टू रोटेट फास्टर देन द इंजन। ठीक है ना, प्रोपेलर शाफ्ट से ज्यादा स्पीड में इंजन को रोटेट करने, प्रोपेलर शाफ्ट को ज्यादा स्पीड में रोटेट करने में हेल्प करता है एज कंपेयर टू इंजन। By its use, engine revolution can be reduced by 20 to 25%, allowing high cruising at lower engine revolution। ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इंजन की स्पीड लगभग 20 से 25% कम रहती है, लेकिन हमको आउटपुट में ज्यादा स्पीड मिलता है। And overdrive is usually fitted to the top or third and top gear only। जनरली ये हायर गियर में ही यूज होता है, टॉप गियर में ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। एंड इट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली। इसको हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली, या आपका जो एक बटन जैसा होता है उसके हेल्प से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। द ओवरड्राइव यूनिट कंसिस्ट ऑफ एपिसाइक्लिक गियर्स व्हेन फिटेड एट द रियर ऑफ द गियर बॉक्स। ठीक है ना। इसमें आपका एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट होता है, एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट। ठीक है ना। यहां पर हम देख रहे हैं, देखो हम यहां पर, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवरड्राइव। इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट कहां से आया है, गियर बॉक्स का जो आउटपुट शाफ्ट है वो एक्चुअल में इस ओवरड्राइव के लिए इनपुट शाफ्ट है। ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है इनपुट शाफ्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट। ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इसमें अटैच होता है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में हम जानते हैं, उसमें एक सन गियर होता है, उसमें प्लैनेट गियर होता है, उसमें रिंग गियर होता है। तो ये आपको दिख रहा है सन गियर, ये वाला जो है वो सन गियर है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन सन गियर का है। फिर ये जो है आपका ये प्लैनेटरी गियर है। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा एक सर्कुलर आप देखेंगे तो इसमें 3 प्लैनेटरी गियर लगे रहते हैं, एक सन गियर और 3 प्लैनेटरी गियर। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये आपका है रिंग गियर, जिसको हम एनुलस गियर भी होते हैं, जिसमें इंटरनल टीथ बने होते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, ये कैरियर है। ये कैरियर क्या करता है, इस कैरियर में ही आपके जो प्लैनेट गियर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है ना, इस कैरियर में ही। और फिर ये आपका एक और लगा दिया इसमें फ्री व्हील क्लच, फ्री व्हील क्लच है ये। ठीक है ना। ये जो शाफ्ट है, इसी शाफ्ट में इधर हाफ पोर्शन में राइट हैंड की तरफ देखोगे आप लोग, ये स्प्लाइंस बने हुए हैं, एक्सटर्नल स्प्लाइंस। और इस फ्री व्हील क्लच में इंटरनल स्प्लाइंस बने रहते हैं। ठीक है ना। फ्री व्हील क्लच में इंटरनल स्प्लाइंस आपके बने रहते हैं और इस शाफ्ट में एक्सटर्नल स्प्लाइन, तो उस स्प्लाइन पे ये फ्री व्हील क्लच रोटेट हो सकता है। और फाइनली ये आपका आउटपुट शाफ्ट जो कि हमारा कनेक्टेड होगा प्रोपेलर शाफ्ट के साथ। ठीक है ना। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ओवरड्राइव मैकेनिज्म। सो लेट्स डिस्कस हाउ द ओवरड्राइव वर्क्स। ठीक है, ये सब उसके कंपोनेंट्स हो गए। अब देखते हैं कि ओवरड्राइव कैसे काम करता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मैंने बताया कि ओवरड्राइव जो होता है वो आपका गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में होता है। ठीक है ना। ओवरड्राइव जो आपका मैकेनिज्म होता है, ये उसका अरेंजमेंट होता है। और ओवरड्राइव की हेल्प से हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड को हम ज्यादा बढ़ा करके आगे भेजते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा हम ये भी समझ लेते हैं कि ओवरड्राइव की क्यों जरूरत पड़ी। मैंने पहले भी कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं।
हम वही सब पॉइंट्स हम और एक बार देख लेते हैं। नीड ऑफ एन ओवरड्राइव, ठीक है। When we go on a long drive, we shift our drive to the top gear, which is said to be the direct drive, which means that the final output shaft is rotating at the engine's RPM, which in turn somehow increase the load on the engine shaft. So an overdrive can be used with the transmission box, which can reduce engine's load and provides high speed higher than engine's RPM during a long run. ठीक है ना। देखो ये वही बात फिर से बोल रहा है जो मैंने आपको बताया। देखिए जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं कि आप हायर गियर में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना। हायर गियर में गाड़ी चलाने के लिए हमने क्या करते हैं कि हमने गियर बॉक्स का अरेंजमेंट पढ़ा है। हायर गियर मतलब सबसे हाई गियर, टॉप गियर, उसके लिए हम लोग इंजन को डायरेक्ट ड्राइव प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट हम क्लच गियर के साथ अटैच कर देते हैं हमारे जो मेन शाफ्ट के जो गियर्स होते हैं, तो हमको डायरेक्ट ड्राइव मिलता है। लेकिन होता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंजन का जो आरपीएम है वही आरपीएम आउटपुट में मिलता है, मतलब 1:1 यहाँ पर मेंटेन होता है, 1:1, ठीक है ना। अगर हम गियर रेशियो की बात करें तो 1:1 यहाँ पर मेंटेन होता है स्पीड, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि हम जब हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, तो हमको आउटपुट में हाई स्पीड चाहिए, तो हम डायरेक्ट ड्राइव दे देते हैं। और डायरेक्ट ड्राइव देते हैं तो इंजन पे उतना लोड भी पड़ता है, ठीक है ना। इट इंक्रीजेस द लोड ऑन द इंजन शाफ्ट, ठीक है ना। और लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वियर एंड टियर होने के भी चांसेस होंगे, ज्यादा लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं इंजन के लाइफ को वो इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाई स्पीड तो हमको चाहिए ही आउटपुट में। तो अब हमने क्या कर दिया, एन ओवरड्राइव कैन बी यूज्ड, हमने यहाँ पर ओवरड्राइव लगा दिया हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है, विच कैन रिड्यूस इंजन लोड, जो कि इंजन की लोड को रिड्यूस करेगा, क्योंकि इंजन हमारा कम आरपीएम में रोटेट करेगा उस केस में, एंड प्रोवाइड्स हाई स्पीड ड्यूरिंग अ लॉन्ग रन, और हमको हाई स्पीड आउटपुट में देगा वो, ठीक है ना। देन फ्यूल इकोनॉमी की हम बात करते, क्योंकि जब इंजन जब लो स्पीड में रन करेगा, इंजन पे लोड कम होगा, तो ऑटोमेटिकली फ्यूल की इकोनॉमी अच्छी मिलेगी हमको, ठीक है ना। तो fuel economy is the first priority of the middle class people in countries like India, as overdrive reduce the engine's load, so it is obvious that with decreased engine load we get better fuel economy, ठीक है ना। और देखो एग्जांपल बता रहे कि जनरली किन कारों में यूज होता है, ऑडी A6, मर्सिडीज, लग्जरी, ये सब कारों में इसका इस्तेमाल होता है। स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस इज द प्रायोरिटी व्हिच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है ना। इन सब कारों में स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो दीज आर द हैविंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज इक्विप्ड विद ओवरड्राइव। तो इन सब कारों में जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही ओवरड्राइव को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है ना। एज द इंजन्स लोड, ठीक है ना। द नेक्स्ट पॉइंट, एज द इंजन्स लोड इज रिड्यूस्ड with the use of overdrive, which in turn reduces the, ठीक है। ओवरड्राइव हमने कल शुरू किया था, ओवरड्राइव, और मैंने बताया था कि जो ओवरड्राइव होता है ये क्या करता है, लो इंजन स्पीड पे हमको हाई आरपीएम प्रोवाइड करके देता है हमारे आउटपुट शाफ्ट में, ठीक है ना। जो है अप्रोक्सीमेट 30% जो है ये स्पीड हमको बढ़ा करके देता है, ठीक है। तो इससे काफी सारे एडवांटेजेस हमको ये मिलते हैं कि हमको इंजन की स्पीड लो रखनी पड़ती है। जब हम लो रखते हैं तो हमको क्या होता है कि वहां पर हमको वियर एंड टियर कम होता है, साथ में इंजन पे लोड भी कम पड़ता है। और क्योंकि इंजन लो स्पीड पे रन कर रहा है तो ये क्या करता है कि फ्यूल जो है ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है, तो फ्यूल की इकोनॉमी हमको अच्छी मिलती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस जो है उसकी वजह से यहाँ पर हमको जो हमने यहाँ पर ओवरड्राइव जो है डिवाइस हमने अटैच किया हुआ है। और जो ओवरड्राइव जो डिवाइस होता है वो गियर बॉक्स और जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है उसके बीच में इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने ये अरेंजमेंट कल देख लिया था, और ये जो अरेंजमेंट है इसके क्या क्या आपके जो कंपोनेंट्स है इसको भी हमने देखा था। इसका जो मेन जो अरेंजमेंट है ये आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है, ये जो दिख रहा है हमको, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये प्लैनेट गियर, ये सन गियर और ये रिंग गियर, ठीक है।
यही आपका मेन अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। ये आपका जो है इनपुट शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट है। तो ये मेन अरेंजमेंट एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का होता है और उसके कारण से हमको ये डिफरेंट स्पीड्स हमको मिल पाता है, ठीक है। और देखो गियर बॉक्स, देन ओवरड्राइव, देन प्रोपेलर शाफ्ट, ये इसका सीक्वेंस होता है। और ये ओवरड्राइव की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ एन ओवरड्राइव, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था, नीड ऑफ एन ओवरड्राइव। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर स्टडी कर लिए थे कल, ठीक है। और वर्किंग ऑफ एन ओवरड्राइव, ठीक है ना। तो यहां पर वर्किंग ऑफ एन ओवरड्राइव में आप देखो, ये आपको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का अरेंजमेंट दिख रहा है। ये सबसे बाहर वाला जो दिख रहा है ग्रीन, ये है हमारा रिंग गियर या एनुलस गियर बोलते हैं, जिसमें देखो इंटरनल टीथ बने हुए हैं। ये हमारा सेंटर में ग्रीन वाला सन गियर है और इसमें 3 प्लैनेट गियर लगे हुए हैं, 3 प्लैनेट गियर। और इसको कहते हैं, ये जो 3 प्लैनेट गियर जिससे कनेक्टेड है, इसको कैरियर बोला जाता है, ठीक है ना। अब ओवरड्राइव में मैंने बताया कि आपको ये क्या करता है, लो इंजन स्पीड में आपको आउटपुट में हाई स्पीड प्रोवाइड करके देता है। तो अब ये होता कैसे है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी जो वर्किंग है, ठीक है। वर्किंग देखते हैं। ओवरड्राइव इन कार्स कैन बी एनेबल्ड और डिसेबल्ड यूजिंग एनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, न्यूमेटिक एक्चुएशन मेथड, ठीक है ना। इसको हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या न्यूमेटिक मैकेनिज्म से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्रू बटन और नॉब, ये एक बटन या नॉब की तरह होता है। इन फर्स्ट केस लेट्स जस्ट कंसीडर बोथ द एनेबल्ड एंड डिसेबल्ड केसेस टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। तो देखो पहला जो केस दिखाया गया है, दिस इज ओवरड्राइव डिसेबल्ड। ओवरड्राइव अगर डिसेबल्ड है, इसका क्या मतलब है, ओवरड्राइव डिवाइस है वो वर्क नहीं करेगा, एक्शन में नहीं आएगा, ठीक है ना। उस समय इंजन की जो स्पीड होगी वही हमारी प्रोपेलर शाफ्ट की स्पीड होगी। तो ये वाला केस हो जाएगा डायरेक्ट ड्राइव, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। डायरेक्ट ड्राइव हमने जब गियर बॉक्स के टाइप्स पढ़े थे तब, ठीक है ना। तो ये डिसेबल वाला केस है, इसमें ओवरड्राइव आपको नहीं मिलेगा, मतलब हाई आरपीएम आपको नहीं मिलेगा, इंजन के बराबर ही आपको आरपीएम मिलेगा, वो आता है डायरेक्ट ड्राइव। तो देखो क्या लिखे हैं, व्हेन ओवरड्राइव इज डिसेबल्ड द इनपुट शाफ्ट पासिंग थ्रू द सन गियर रोटेट्स, ठीक है। The sun gear, which in turn rotates the constantly matched planetary gear, and then these planetary gear rotates the annulus and direct drive, same as input shaft RPM is obtained, ठीक है। देखो डिसेबल होने का क्या मतलब है, डिसेबल होने का मतलब है, देखो यहां पर हमने क्या किया है, इस गियर बॉक्स को हमने सॉरी इस ओवरड्राइव सिस्टम को हमने जो है गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में अटैच किया है। और जो हमने ओवरड्राइव का यूनिट हमने पूरा देखा था, इसमें क्या होगा, जब ओवरड्राइव डिसेबल्ड है, मतलब जब आपको हाई आरपीएम नहीं चाहिए, वो ओवरड्राइव डिसेबल्ड का केस हुआ। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो सन गियर दिख रहा है, इस सन गियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रोटेट किया जाएगा, ठीक है। ये सन गियर रोटेट होगा। अगर ये सन गियर रोटेट हुआ तो ये प्लैनेटरी गियर्स भी रोटेट होंगे अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। और अगर ये प्लैनेटरी गियर रोटेट हुआ तो ये रिंग गियर भी रोटेट होगा। समझ रहे हो, डिसेबल्ड होने के केस में क्या होता है कि इस सन गियर को रोटेट कराया जाता है, सन गियर के रोटेट होने से प्लैनेटरी गियर रोटेट होता है, और प्लैनेटरी गियर के रोटेट होने से आपका रिंग गियर रोटेट होता है। अब सन गियर को रोटेट करना है कि रिंग गियर को रोटेट करना है, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से करते हैं, तो इस पूरे सिस्टम में आपका क्लच प्लेट्स भी लगे होते हैं। जब आप इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे लगाते हैं तो इसमें क्लच प्लेट भी लगा होता है। वो क्लच प्लेट का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो कभी रिंग गियर को लॉक कर देगा, कभी सन गियर को लॉक कर देगा, ठीक है ना। कभी वो रिंग गियर को लॉक कर देता है, कभी वो सन गियर को लॉक कर देता है। तो डिसेबल वाला जो केस होता है, जब ओवरड्राइव डिसेबल्ड है, उस समय लॉक कौन है, उस समय रिंग गियर को लॉक किया गया है, रिंग गियर को लॉक किया गया है और सन गियर को रोटेट किया गया है, ठीक है ना। रिंग गियर को लॉक किया गया है और सन गियर को रोटेट किया गया है, ठीक है। क्लियर है जी। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो
अब ध्यान से देखना, ये जो आपका सन गियर अगर रोटेट हुआ तो देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां पर सन गियर प्लैनेटरी गियर के कांटेक्ट में है, ठीक है, उस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर सन गियर प्लैनेटरी गियर के कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट को देखो जहां पर प्लैनेटरी गियर रिंग गियर के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को ध्यान देते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैंने बताया कि जब ओवरड्राइव डिसेबल्ड है उस केस में सन गियर रोटेट करेगा, ठीक है ना, और प्लैनेटरी गियर को हमने फिक्स माना है, ठीक है ना। तो हमने रोटेट कराया सन गियर को, इसका मतलब प्लैनेटरी गियर को हमने रोटेट नहीं कराया। तो क्या होता है कि सब सन गियर ऐसा रोटेट करेगा इस डायरेक्शन पे, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, देखो ये जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जहां पर दोनों गियर की मैशिंग होती है उस जगह पर दोनों गियर की स्पीड सेम होती है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों गियर की स्पीड अगर उस पॉइंट पे सेम नहीं होगी तो उनके टीथ जो है वो इंटरफेयर करेंगे और प्रॉपरली मैश नहीं होंगे, ठीक है, समझो इस बात को। जिस मैशिंग वाले पॉइंट पे दोनों गियर के जो टीथ होते हैं उसकी स्पीड सेम होती है, अगर स्पीड सेम ना हो तो उनमें प्रॉपर मैशिंग नहीं होगा, उनके टीथ जो है वो इंटरफेयर करने लगेंगे। तो हमको एक कॉन्सेप्ट यहां से मिला कि मैशिंग पॉइंट पे दोनों गियर की स्पीड सेम होती है, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान रखो, मैशिंग पॉइंट पे दोनों गियर की स्पीड सेम होती है दोनों, ठीक है ना। तो देखो जब हमने सन गियर को रोटेट किया और हमने माना है कि रिंग गियर फिक्स है, ठीक है ना, तो सन गियर को रोटेट करने से ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, वो वाला पॉइंट उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। लेकिन ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जो कि रिंग गियर के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि हमने तो रिंग गियर को फिक्स लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि सेम सिचुएशन पे ये कैसे पॉसिबल है कि एक पॉइंट की वेलोसिटी के पास कुछ वेलोसिटी है प्लैनेटरी गियर के और प्लैनेटरी गियर के दूसरे पॉइंट के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम इस रिंग गियर को रोटेट होने के साथ साथ, रोटेट होने के साथ साथ, मतलब जब ये सन गियर रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है ये रिंग गियर भी रोटेट होगा, ठीक है ना। और रोटेट होने के साथ साथ इस रिंग, इस प्लैनेटरी गियर को आपको रिवॉल्व भी करना है, ठीक है ना। वो अपने एक्सिस पे रोटेट तो होगा ही, साथ में वो इस सन गियर के चारों तरफ चक्कर भी लगाना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। सन गियर रोटेट होगा, सन गियर के रोटेट होने से प्लैनेटरी गियर रोटेट होगा और प्लैनेटरी गियर अपने एक्सिस पे रोटेट होने के साथ साथ वो इस सन गियर के अराउंड घूमना भी चाहिए, ठीक है ना, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, देखिए आप देखो कि सन गियर ऐसा घूम रहा है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल टीथ के कारण आपका जो प्लैनेटरी गियर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब हमने क्या किया हमने जो है इस प्लैनेटरी गियर को, ठीक है ना, हमने इस प्लैनेटरी गियर को रिवॉल्व करना भी शुरू किया, ठीक है ना, उस सन गियर के चारों तरफ। तो जैसे ही आप इसको रिवॉल्व करते हो इस डायरेक्शन पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, देखो अभी नीचे वाले पोर्शन में आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाता हूं, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, ठीक है, एक मिनट, अलग अलग कलर लेकर के, ठीक है। अभी जब सन गियर सिर्फ प्लैनेटरी गियर सिर्फ रोटेट हो रहा है तो ये सन गियर का डायरेक्शन और ये प्लैनेटरी गियर का डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे और यहां पे वेलोसिटी जीरो, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, ठीक है। मैं कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, इस सन गियर के रोटरी मोशन की वजह से जो वेलोसिटी मिल रही है ना इसको, उस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अब हमने क्या किया, अब हमने इस प्लैनेटरी गियर को ऐसा चारों तरफ रिवॉल्व करना भी शुरू किया, ठीक है ना। तब क्या होगा देखो, जब ये रिवॉल्व होगा तो ये दोनों पॉइंट पे इसी डायरेक्शन पे ऐसी वेलोसिटी मिलेगी, एक ऐसी वेलोसिटी और एक ऐसी वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे जो दो वेलोसिटी दिख रही है नीचे वाले पॉइंट पे, दोनों रेड और ब्लू में दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी ऐड हो गई, ठीक है, मतलब वेलोसिटी है यहां पर। लेकिन ऊपर वाले इस पॉइंट को देखोगे तो रेड वाले वेलोसिटी राइट की तरफ जा रही है और ब्लू वाली वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब दोनों वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है और यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको जीरो मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि कैसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है और नीचे पॉइंट पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि प्लैनेटरी गियर जो रोटेट हो रहा था अपनी एक्सिस पे, वहां पर हमने उसको साथ में रिवॉल्व भी किया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसको रिवॉल्व करते हैं इस प्लैनेटरी गियर को, तो उसके साथ साथ अब ये जो रिंग गियर है वो भी घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। और रिंग गियर जब घूमता है तो रिंग गियर के पास जो वेलोसिटी उसको मिलती है, फिर फाइनली वो आउटपुट शाफ्ट में चली जाती है, ठीक है, आउटपुट शाफ्ट में चली जाती है। लेकिन ये कंपैरेटिवली लो वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये हमको उतनी ही वेलोसिटी देता है जो कि इनपुट से आया, मतलब ये डायरेक्ट ड्राइव का केस है, ठीक है। और इस केस में हमारा ओवरड्राइव डिसेबल्ड माना जाता है, डिसेबल्ड, ठीक है। अब देखो, ओवरड्राइव को हमने एनेबल किया, ओवरड्राइव को हमने एनेबल किया मतलब अब हमको आउटपुट में हाई वेलोसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया? हेलो, यस सर। ठीक है ना। अभी देखो, इसको हम एनेबल को भी समझते फिर और अच्छे से क्लियर होगा। अब एनेबल वाला जो केस है उसको ध्यान से देखो, जब ओवरड्राइव एनेबल होगा, ठीक है, तो ओवरड्राइव एनेबल होना मतलब जस्ट अपोजिट होगा। अब हमने क्या किया, क्लच के मैकेनिज्म से हमने इस सन गियर को लॉक कर दिया और इस रिंग गियर को रोटेट किया, किसी भी एक डायरेक्शन पे, मान लीजिए इस डायरेक्शन पे रोटेट किया। अब इसका रिवर्स इफेक्ट हमको मिलता है, ठीक है, कि जब एनुलस गियर या रिंग गियर जब रोटेट करेगा तो उस समय अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमको मिल जाएगी, इस पॉइंट पे ऐसी वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन क्योंकि सन गियर फिक्स है, यहां वेलोसिटी जीरो है, यहां पर वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ठीक है ना। अब ये कैसे पॉसिबल है कि यहां वेलोसिटी जीरो है, यहां वेलोसिटी हमको मिल रही है, ठीक है ना। तो अगेन हमने क्या किया फिर से, ठीक है, अब हमने फिर से वही किया, ठीक है। तो देखो इनिशियली ये सन तो यहां पर भी सेम इफेक्ट होगा लेकिन रिवर्स होगा, रिवर्स डायरेक्शन पे, ठीक है। ये रिंग गियर का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, ये हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा दिख रहा है, तो ये ऐसा घूमेगा सेम डायरेक्शन पे, और यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमने एनुलस गियर को रिवॉल्व करना भी शुरू किया, ठीक है। तो रिवॉल्व किया तो अब हम देखते हैं कि ये ऐसा रिवॉल्व हुआ, ऐसा रिवॉल्व होने से इस यहां पर ऊपर में वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे मिली और नीचे में वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन पे मिली। ऊपर की वेलोसिटी एड अप हो जाती है यहां पर और नीचे की वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है। तो इस तरीके से नीचे हमको जीरो वेलोसिटी मिलती है, ठीक है ना, नीचे हमको जीरो वेलोसिटी मिलती है। अब देखो, जो पहला केस था, पहले केस में हमको नीचे वाली पॉइंट पे वेलोसिटी मिल रही थी, ऊपर में जीरो मिल रही थी। सेकंड केस जो है, इस पे वेलोसिटी हमको ऊपर में मिल रही है और नीचे में वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों हम पिक्चर को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट केस में हमको वेलोसिटी नीचे में मिली, सेकंड केस में वेलोसिटी ऊपर मिली। तो ये बताओ
मान लीजिए कि मैंने पहले वाले केस की वेलोसिटी को v1 माना है और ऊपर वाली वेलोसिटी को v2 माना है, तो मुझे ये बताओ v2 ग्रेटर है कि v1 ग्रेटर है? v2 ग्रेटर है कि v1 ग्रेटर है? तो देखो यहाँ पर v2 जो है वो ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा? v का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी दोनों केस के लिए, लेकिन रेडियस देखो, पहले वाले पॉइंट v1 का पॉइंट यहां पर नीचे है, रेडियस सिर्फ इतना है, ऊपर वाला पॉइंट यहां पर है, इतना बड़ा रेडियस, ठीक है। तो v2 की वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी और v1 की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि v1 की वैल्यू स्मॉल है जो कि पहले केस में मिली थी, तो इस समय हमको डायरेक्ट ड्राइव मिला और इंजन की स्पीड से हमारा आउटपुट शाफ्ट रोटेट कर रहा है। लेकिन v2 वाले केस में हमने जब ओवर ड्राइव को एनेबल माना है, उस समय हमने एनुलस गियर को पहले रोटेट कराया, सन गियर को फिक्स माना और हमें v2 वेलोसिटी मिलती है जो कि v1 से ग्रेटर है। तो जाहिर सी बात है हमको आउटपुट में आरपीएम ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, आउटपुट में आरपीएम ज्यादा मिलेगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा ओवरड्राइव इंगेज हो गया, एनेबल हो गया, ठीक है ना, ओवरड्राइव एनेबल हो गया। तो देखो वही चीज लिखा है, व्हेन ड्राइवर एनेबल द ओवरड्राइव द सन गियर बिकम्स फिक्स्ड, ठीक है ना, which mean the annulus is now rotated by the planetary gears, or in other words, now the input from the input shaft is now transferred through the planetary gear to the annulus, due to which the overdrive is obtained, which means now the output shaft rotates with the higher RPM, ठीक है, than the input shaft due to higher reduction ratio of planetary gears and annulus। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों? ठीक है, कैसे हमको ओवरड्राइव अचीव हो रहा है? समझ में आया ना? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरड्राइव हमको हाई इस आरपीएम प्रोवाइड करके देता है ओवरड्राइव, ठीक है ना। देखो ये समझाना थोड़ा जरूरी था बहुत, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में हमको हाई आरपीएम मिल कैसे रहा है। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट था v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओवरड्राइव डिसेबल्ड होता है जब सन गियर को रोटेट करते हैं और रिंग गियर फिक्स होता है, और ओवरड्राइव एनेबल होता है जब हम एनुलस गियर को रोटेट करते हैं और हमारा सन गियर फिक्स होता है, ठीक है ना। और ये दोनों का किसको फिक्स रखना है, किसको मूव करना है, ये जो आपका जो प्रोसेस होता है, इसके लिए बीच में क्लच प्लेट्स लगे होते हैं। ये क्लच प्लेट्स इसको लॉक और अनलॉक करने का काम करते हैं, और उस तरीके से जो है आपका ये ओवरड्राइव जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, ठीक है ना। ठीक है, ये समझ में आया, ओवरड्राइव इंपॉर्टेंट था। हाँ सर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ गियर बॉक्स। देखो हम जानते हैं कि लुब्रिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स जहां मूव कर रहा है वहां लुब्रिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग अपनी गाड़ियों में लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, 900 ml या 1 लीटर का लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं हमारे बाइक्स में, ठीक है ना। और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल 4 व्हीलर्स में भी डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 4 व्हीलर की बात करें, तो 4 व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गियर बॉक्स और इंजन इसके बीच डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपने बाइक की बात करें तो गियर बॉक्स और इंजन के बीच ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो हम जो इंजन ऑयल डालते हैं वो इंजन ऑयल हमारे बाइक के केस में गियर बॉक्स को भी लुब्रिकेट कर देता है, क्योंकि वो एक ही चैम्बर में होते हैं लगभग। और जो आपके जो क्या कहते हैं क्रैंक हो गया या जो पिस्टन्स हो गए, पिस्टन के जो वॉल हो गए, उसको भी लुब्रिकेट करता है, क्योंकि वो चैम्बर लगभग एक ही केसिंग में बंधा रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 4 व्हीलर की बात करें तो इनके भी डिस्टेंस होता है, तो हमको गियर बॉक्स में भी अलग से ऑयल डालना पड़ता है, इंजन में के क्रैंक केस में भी अलग से ऑयल डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो है लुब्रिकेशन ना हो तो फिर इंजन
पूरा आपका बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये लुब्रिकेशन जो हमको देना होता है, ठीक है, इसको भी हमको प्रॉपर तरीके से देना होता है कि उस ऑयल का थिकनेस कितना होना चाहिए, ज्यादा थिक ऑयल नहीं होना चाहिए, ज्यादा थिन ऑयल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम जब गियर बॉक्स के अंदर ऑयल डालते हैं तो प्रॉपर ऑयल सीलिंग हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, वो ऑयल लीक होने लगेगा। अगर ऑयल लीक हुआ तो उस गियर बॉक्स की केसिंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और गियर बॉक्स के अंदर ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, तो ऑयल का लेवल उसके अंदर भी कम नहीं होना चाहिए। प्लस अगर वो ऑयल लीक हुआ और वो क्लच की तरफ चला गया तो क्लच को जाकर के वो वेट कर देगा, जिससे क्लच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्लच की भी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, क्लच जो है सही तरीके से फंक्शन करना नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड ऑयल ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बिल्कुल और जो गियर बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें एक वेंटिलेशन जैसा भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जब वर्किंग की वजह से जब वो ऑयल जो होता है वो उसके अंदर एक हीट हो जाता है, जिसके कारण से उसमें प्रेशर बिल्टअप होता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है वो ऑयल की क्वालिटी को कम कर सकता है, इसलिए उसमें अगर प्रॉपर वेंटिलेशन भी दिया जाए तो वो वेंटिलेशन से एक्सेस प्रेशर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो ऑयल होता है उसको पर्टिकुलर किलोमीटर्स गाड़ी के चलने के बाद चेंज किया जाता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, उसका थिकनेस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इंजन ऑयल हो गया या गियर बॉक्स के ऑयल को पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसको पर्टिकुलर किलोमीटर चलने के बाद उसको चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है। लुब्रिकेशन ऑफ गियर बॉक्स में, lubrication of gearbox is done by putting oil of specifications given by the manufacturer, ठीक है ना, manufacturer in the gearbox to ensure that at least one gear dips in the oil, ठीक है ना। कम से कम एक गियर ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जब वो गियर उसके अंदर उस ऑयल में डिप होगा तो जब वो रोटेट होगा तो वो स्प्लैश करेगा पूरे चैम्बर में ऑयल को, ठीक है। तो एटलीस्ट वन गियर डिप्स इन द ऑयल, विद द क्लच एंगेज्ड द गियर्स will rotate and splash the oil, ठीक है, वही चीज जो मैंने बोला। Though the lubrication oil for the gearbox is not subjected to severe conditions of high temperature and consequent carbonization as in case of engine oil, ठीक है। देखो यहाँ पर बता रहे कि जो गियर बॉक्स में जो ऑयल होता है वो इंजन में जो ऑयल होता है, जो हम इंजन ऑयल डालते हैं लुब्रिकेटिंग के लिए, ठीक है, इसको गियर बॉक्स के ऑयल को ज्यादा हाई टेम्परेचर भी सहना नहीं होता है, ठीक है ना, जिसके कारण से उसमें कार्बोनाइजेशन होने का या जल्दी उसका थिकनेस कम हो या उसकी विस्कोसिटी कम हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है एज कम्पेयर टू इंजन ऑयल। लेकिन इंजन ऑयल पे वो सारी चीजें इफेक्ट करती है क्योंकि इंजन काफी ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। येट इट प्रेजेंट्स प्रॉब्लम ऑफ ऑयल सीलिंग, ठीक है, ऑयल सीलिंग एक प्रॉब्लम हो सकता है, इट बीइंग एट मच हायर प्रेशर, ठीक है ना। इफ द ऑयल लीक्स पास्ट द गियर बॉक्स, अगर गियर बॉक्स से बाहर निकल गया, गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट टू द क्लच, क्लच की तरफ चला गया, द फ्रिक्शन लाइनिंग देयर विल बी वेटेड, क्लच की जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो वेट हो जाएगी एंड द क्लच विल स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, और वो प्रॉपर फंक्शन करना स्टॉप कर देगा। फॉर दिस पर्पस फर्स्टली प्रॉपर ऑयल सील्स मस्ट बी फिटेड, प्रॉपर ऑयल सील वहां पर होना चाहिए टू द गियर बॉक्स शाफ्ट बियरिंग्स, ऑयल सीलिंग सही होने तरीके से होनी चाहिए। सेकेंडली द ऑयल यूज मस्ट बी थिनर देन द वन स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर ने जो स्पेसिफाई किया उतना थिनर होना चाहिए। एंड थर्डली अ ब्रीदर होल इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द गियर बॉक्स केस टू रिलीव एनी एक्सेस प्रेशर। मैंने बताया था कि वो वहां पर एक्सेस प्रेशर बिल्टअप हो सकता है हीटिंग के कारण से, उसको वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन, जिसको ब्रीदर होल बोला गया है, वो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम ज्यादा थिक ऑयल भी यूज नहीं कर सकते, ज्यादा थिन भी ऑयल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। यहाँ बता रहा है कि अ थिकर ऑयल, अगर आप ज्यादा थिक ऑयल यूज करते हो, विल बी सोर्स ऑफ वेस्टेज बिकॉज मच एफर्ट विल बी वेस्टेड इन चर्निंग द ऑयल, ठीक है ना।
मतलब बोल रहा है अगर ऑयल ज्यादा थिक है तो जब वो गियर उसके अंदर रोटेट होगा तो उस चर्निंग मतलब उसके अंदर जब वो घूमेगा, प्रॉपर तरीके से घूमेगा, तो उस गियर को काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस ऑयल के अंदर रोटेट होने के लिए, ठीक है ना, उस ऑयल के अंदर रोटेट होने के लिए। तो यहाँ पर जो एफर्ट गियर को लगाना पड़ रहा है, ये एफर्ट उसको तो एक्चुअली इंजन से मिल रहा है, तो इंजन पे लोड पड़ेगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि मच एफर्ट विल बी वेस्टेड इन चर्निंग द ऑयल, तो इसलिए ज्यादा थिकर ऑयल हमको यूज नहीं करना है। और द सेम थिंग विल हैपन इन केस द ऑयल इज फिल्ड अबव द प्रिस्क्राइब्ड लेवल। अगर आप ऑयल जो है उसकी आप देखोगे कभी भी इंजन ऑयल जो होता है या फिर गियर बॉक्स में जो ऑयल होता है उसमें एक इंडिकेटर दिखाया जाता है, उससे ज्यादा जो है ऑयल फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा आप ऑयल फिल करते हैं तो इस कारण से लीकेज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो लीकेज की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है अगर आप ज्यादा लेवल से ज्यादा ऑयल यहाँ पर फिल करते हैं तो, ठीक है। फिर द ऑयल यूज्ड फॉर गियर बॉक्स लुब्रिकेशन इज, देखो ये उसके कुछ नंबर्स होते हैं, ये उसके थिकनेस को शो करता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है। इस जनरली इस नंबर के बीच का ऑयल यूज किया जाता है। देयर इज नॉट मच कंजम्पशन ऑफ ऑयल एज सच बट लीकेज में अकर, therefore the oil level in the gearbox must be checked periodically, ठीक है ना। और हमको उसके लेवल को चेक करना होता है टाइम टू टाइम, और प्रॉपर कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमको उसको ऑयल को बाहर निकल के ऑयल चेंज कर देना होता है फ्रेश ऑयल से। ये जो 20 to 25,000 किलोमीटर ये अप्रोक्सीमेट ये 4 व्हीलर के लिए बता रहा है। आप 2 व्हीलर के लिए अगर जाते हैं तो जनरली स्कूटीज या बाइक वगैरह में 2000 से 3000 के बीच ऑयल को आपको चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इस जो आपका लुब्रिकेशन होता है ये आपकी गाड़ियों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा लुब्रिकेशन और क्या कहते हैं लुब्रिकेशन और